हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे नई सेशन में। 2022 का एकदम न्यू सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वन लाइनर नोट्स, जी हाँ, ये वन लाइनर नोट्स स्पेशली टारगेट रखा गया है जो भी टीचर्स बनने की ओर अग्रसर हैं, जो भी अपना जो 2022 का जो अपना सपना रखे हुए हैं टीचर्स बनने का, उन सभी के लिए। चाहे आप पीजीटी टीचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट में लेक्चरर पोस्ट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब अल्टीमेटली आप एक प्रोफेसर और एक टीचर बनना, मतलब अल्टीमेटली एक शिक्षक बनने का सपना रखे हुए। तो 2022 का स्पेशल मिशन हमारा क्या है भाई? कॉमर्स टीचर तैयार करना, और उसके लिए एक स्पेशल सीरीज वन लाइनर नोट्स। ये कंप्लीटली जो क्लासेस होंगी ना, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगी। जी हाँ, जितने भी मैं चीज़ें यहाँ पर लिखने वाला हूँ, हर एक चीज़ें इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में होंगी, ताकि आप लोगों को कोई भी क्वारीज ना हो यार कि हिंदी में सर दिक्कत हो रही है, इंग्लिश में दिक्कत हो रही है। इन सब को सॉल्यूशंस होने वाला है। अभी हम लोग पहली क्लास है और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जितने भी थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट हैं उन सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और आज पहली क्लास है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 14 प्रिंसिपल्स जो हेनरी फ्यूल ने गिवन दिया था हमारे पास, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इसमें जितनी भी चीजें वन लाइनर नोट्स के माध्यम से मैं बताऊंगा, इन सभी को अच्छे से नोट्स करो, क्योंकि इनसे डायरेक्टली आपके एग्जाम में एमसीक्यूज बनने हैं। चाहे आप पीजीटी दे रहे हो, चाहे नेट दे रहे हो, चाहे स्टेट के कोई भी आप सेटेट दे रहे हो, उन सभी में काम आने वाला है भाई। प्रॉपर एकदम डेडिकेशन के साथ शुरू हो जाइए। पहली क्लास है, प्रॉपर तरीके से जितने ज़्यादा हो सकते हैं शेयर जरूर करें अपने दोस्तों यारों जितने भी हैं, जो भी टेलीग्राम ग्रुप आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में, सब में शेयर जरूर करना है। और जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जरूर इनरोल कर लोगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी का महासंग्राम बैच ऑलरेडी हमारा आ चुका है। जिन्होंने अभी तक इनरोलमेंट नहीं लिया है, डेफिनेटली इनरोलमेंट ले लोगे। महासंग्राम बैच जैसे कि आपका हरियाणा में जो स्क्रीनिंग का एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। डीएसएसबी का हो गया या फिर यूपी का हो गया, केवीएस एनवीएस, मतलब जितने भी आपके स्टेट एंड सेंट्रल वाले एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल होने वाला है। 25 दिसंबर से ऑलरेडी ये बैच स्टार्ट हो चुकी है। डेली 3 से 4 रिकॉर्डेड सेशंस आपको देखने को मिलेगा। इसमें लाइव टॉपिक वाइज रिवीजन क्लासेस भी होंगी, लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस और लाइव एमसीक्यू क्लासेस होंगी जो हर एक टॉपिक को इंडिविजुअली कवर करेगी। साथ ही साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगी हर एक क्लासेस की, और इसमें हम लोग आपको 5000 से ज्यादा एमसीक्यू टेस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। ये सभी टॉपिक्स जो आप देख रहे हैं, ये सभी सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे: अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक, स्टैटिस्टिक, इनकम टैक्स एंड जीएसटी, क्योंकि अल्टीमेटली ये महासंग्राम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने अभी तक एनरोलमेंट नहीं किया, एनरोलमेंट कर लो। और जिनको कोई क्वेरीज हैं, ऑफिस के नंबर पे आप कॉल करके क्वेरीज को अपनी दूर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ये कोर्सेस आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं बिना किसी इंटरेस्ट के, और स्टार्टिंग जो आप कर सकते हैं वो होगा सिर्फ और सिर्फ 999। जी हाँ, 999 से आप बैच को स्टार्ट करके अपनी पढ़ाई को बूस्ट अप दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि ये है क्या। तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो फियोल ने दिया था। फियोल जो थे, हेनरी फ्यूल, 1841 में जन्म हुआ था और 1925 में इनका देहांत हो गया था। 14 प्रिंसिपल्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हेनरी फ्यूल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है कि मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर कौन है, तो भैया आंसर क्या होगा? हेनरी फ्यूल होगा। 14 प्रिंसिपल भी इन्हीं का है और फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी इन्हीं को बोला जाता है। साथ ही साथ में इनका जो मैनेजमेंट था, इनका जो प्रिंसिपल था, ये बेसिकली फंक्शंस करता था, जो काम करता था वो आप बोल सकते हो कि हायर लेवल के लिए था। दूसरी चीज, इन्हें फर्स्ट पर्सन माना जाता था जिन्होंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दी थी। मतलब हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल दिया, मॉडर्न ऑफ मैनेजमेंट के फादर भी कहलाते हैं। साथ ही साथ में पहले वो इंसान भी हैं जिन्होंने मैनेजमेंट पे होने वाले फंक्शंस के बारे में बताया था कि ये कैसे काम करती है और क्या क्या इसके फंक्शनिंग हो सकते हैं, इसके बारे में बताने वाले पहले बंदे हैं। ठीक है। फ्यूल के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। पहली चीज कि इन्होंने एक कोल कंपनी में जो कि डूब रही थी, जी हाँ, एक कोल कंपनी जिस समय डूब रही थी उस समय उनकी मैनेजिंग डायरेक्टरशिप इनको मिली थी, और उस कंपनी में इन्होंने एज अ माइनिंग इंजीनियर से जॉब स्टार्ट की थी।
जॉब चलते चलते कंपनी एक ऐसे टाइम पे पहुंच गई जहां से आप बोल सकते हो लिटरली वो डूबने के कगार पर थी। तो जब डूबने के कगार पर थी उस समय इनको उसका एमडी बनाया गया था, मतलब छोटे से पद से लेकर के एकदम टॉप लेवल तक ये पहुंच गए थे। और वहां पर जाने के बाद इन्होंने जो प्रिंसिपल अपने बिजनेस में अपनाए थे उसी बिजनेस को हम लोग स्टडी करते हैं, और उसके दम पर इन्होंने उस कंपनी को उस लेवल पर ला करके रख दिया जहां पर कंपनी पहले कभी नहीं पहुंची थी। ठीक है, 1960 में इन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि काफी फेमस है और एमसीक्यूज में डायरेक्टली पूछा जाता है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इनकी बुक लिखी गई थी 1916 में, ये पब्लिश्ड हुई थी, जिसपे जितने भी हमारे 14 प्रिंसिपल हैं वो सभी के सभी पब्लिश किए गए हैं और सभी के सभी डिटेल वाइज उसमें डाले गए हैं, तो वो जरूर देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, इनके जो फंक्शंस हैं, इन्होंने जो थ्योरी दी है, जो प्रिंसिपल्स दिया है, ये किसके लिए है? सबसे इंपॉर्टेंट ये हायर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट में 3 लेवल्स हम लोग जानते हैं, एक होता है टॉप, ठीक है, दूसरा होता है मिडिल, तीसरा होता है लोअर। तो ये जो 14 प्रिंसिपल है ये किसके लिए है? याद रखेंगे, ये टॉप मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए है? टॉप मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट, उन्हीं के लिए ये 14 प्रिंसिपल्स बनाया गया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। कौन कौन से 14 प्रिंसिपल दिए हैं भाई इन्होंने? तो ये याद रखोगे आप जरूर से जरूर। डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, unity of command, unity of direction, subordinates of individual interest to general interest, remuneration to employee, centralization and decentralization। इन सभी को डिटेल वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, और हमारा जो 13 है वो है इनिटेटिव, और चौथ जो 14 है यानी कि जो लास्ट है वो है स्पिरिट डी कॉप। ये 14 के 14 अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक एक करके डिटेल वाइज देखते हैं और समझते हैं कि ये है क्या। पहला, डिवीजन ऑफ वर्क। अच्छा, डिवीजन ऑफ वर्क से आपके दिमाग में पहले क्या आता है? पहले चीजें बाद में समझना। पहले ये बताओ डिवीजन ऑफ वर्क से क्या समझ में आता है? जैसा कि नाम है डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि जो हमारा काम है, सपोज मैं बोलूं आपसे कि हमारे पास इतना लंबा चौड़ा काम है, तो डिवीजन मतलब इन काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। अच्छा, छोटे टुकड़ों में बांटने से बेनिफिट क्या मिलेगी? छोटे टुकड़ों में बांटने से ये हो जाएगा कि एक तो काम जो है बहुत बड़ा दिखने के जगह में छोटा हो जाएगा। दूसरा, जो जिस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है हम उसको वो काम सौंप देंगे, जिससे हमारा जो काम है उसमें एक परफेक्शन आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना। मान लो मेरे पास 10 एम्प्लॉय हैं, अब 10 एम्प्लॉय को मैंने क्या किया, अलग अलग काम बांट दिए, तो कहीं ना कहीं उस काम में वो ऑलरेडी ट्रेंड है, उनको इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं उसमें परफेक्शन आ जाएगा, वो काम जो है वो अपने आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। तीसरी चीज, जो हमारे जो गोल है उसको पाना कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए डिवीजन ऑफ वर्क किया गया। डिवीजन ऑफ वर्क जैसा कि मैंने बोला क्या है, एज फार एज पॉसिबल हम क्या कर सकते हैं, जो मेरा पूरा का पूरा होल वर्क है उसको शुड बी डिवाइडेड इनटू अ डिफरेंट पार्ट। आप छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स में बांटो। ना केवल बांटना है, ना केवल बांटना है, बल्कि थोड़ा सा इन्होंने और भी चीज बोली कि each individual should be assigned only a one part of work। यानी कि आपने ये बांटा तो एक काम किसी एक व्यक्ति को दो, दूसरा काम किसी दूसरे व्यक्ति को दो। मतलब एक ही काम दो चार व्यक्ति को, मतलब कि एक व्यक्ति को दो चार काम नहीं दे देना है, ठीक है ना। हर एक बंदे को वो एक ही काम दो, और काम कैसे देना है, उसकी एबिलिटी और उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें वो रुचि रखता है, उसके हिसाब से, ना कि पूरा का पूरा काम एक ही बंदे को दिया जाए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट चीज, काम को बांटो। दूसरी चीज कि हर एक काम किसी एक ही इंडिविजुअल को दिया जाए, दूसरा काम दूसरे बंदे को दिया जाएगा। उसके अलावा इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? अगर काम दूसरों को एक काम कोई बंदा करता है, अब एक सिंपल सी चीज है, अगर कोई एक चीज आप बार बार रिपीटेड तौर पर करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आप उस पर एक्सपर्ट बन जाते हो, राइट। जैसा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, रिविजन। मैं क्यों बोलता हूं कि आपको कि बार बार रिवीजन करना चाहिए, बार बार रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन करने से क्या होता है,
रिवीजन करने से ये होता है कि आप उस चीज़ के मास्टर बन जाते हैं। आप किसी चीज़ को जितनी बार प्रैक्टिस करते हो ना, उसमें आप मास्टरी हासिल करने लगते हो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करोगे तो आप एक्सपर्ट बनोगे तो एग्जाम निकालना तो बच्चों का खेल हो जाएगा यार। इसीलिए बोलता हूँ हमेशा। और स्पेशलाइजेशन की बेनिफिट यही मिलती है कि हम इसमें मास्टर्स हो जाते हैं, एक हम स्पेशल कैटेगरी फिल कर लेते हैं। लाइक एक सिंपल सी भाषा में बोलूँ, आपने डॉक्टर्स देखे हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, सपोज मेरी हड्डी में प्रॉब्लम, किसी की हड्डी की प्रॉब्लम हो गई, हड्डी क्रैक हो गई, तो वो क्या करता है, वो हड्डी स्पेशलिस्ट पास जाता है। अब वो हड्डी का डॉक्टर बार बार हड्डी की ट्रीटमेंट करते उसके पास काफ़ी नॉलेज आ जाती है। वहीं एक डॉक्टर सभी चीज़ों का इलाज कर रहा है, एक डॉक्टर जो है जनरल है वो सभी चीज़ों का इलाज कर रहा है। क्या आप हड्डी टूटी है तो आप उनके पास जाओगे? डेफिनेटली नॉट। सेम चीज़ें लाइफ में भी होती है, अपने काम में भी होती है। हम क्या करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ नोट्स बनाओ जितनी बार पॉसिबल हो, सेल्फ स्टडी मारते जाओ यार, जॉब तो मिलना ही है। ठीक है। अच्छा, डिवीजन ऑफ वर्क में कुछ और चीजें थी, इससे क्या बेनिफिट था? पहली चीज है, जितना बार आप प्रैक्टिस करते हैं, जितनी बार आप चीजें करते हैं, उससे आपके अंदर परफेक्शन आ जाता है। परफेक्शन आने से प्रोडक्टिविटी जो है वो अल्टीमेटली नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। ठीक है नहीं? अब सपोज ये पेन, अब सिंपल सा चीज देख सकते हो इसके लिए, पेंटिंग जो लोग करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल, आप ना कुछ अगर आपको आर्ट आता है तो अच्छी बात है, अगर पेंटिंग नहीं आती है तो भी और अच्छी बात है। पेंटिंग नहीं आती ना, पेन उठाओ, कुछ कुछ बनाने, ड्रॉ करना स्टार्ट करो, देखो डेफिनेटली वो खराब बनेगी। रोज ट्राई करना, ट्राई करते एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप शानदार पेंटिंग बनाने लगे हो। तो ये क्या है, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक हाई आ जाती है इससे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा, क्योंकि एक आदमी एक ही चीज पर बार बार करते रहता है तो उसमें उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। तो किस काम को कितने आसान तरीके से किया जा सकता है ये वो ढूंढ सकता है। अगर आपने एक प्रोसेस बनाया हुआ है और मैं बार बार करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि अच्छा हाँ, कौन कौन सी प्रोसेस मैं स्किप कर सकता हूँ। ठीक है। तो जैसे ही आप किसी प्रोसेस को स्किप करते हो आपकी टाइम बच जाती है। टाइम बचना मतलब पैसे बचना। ठीक है ना, यहाँ पर टाइम बचना मतलब पैसे बचना। तो हम बोल सकते हैं कि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। इससे क्या होता है कि जो लेबर कॉस्ट है वो घट जाता है, प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ये सारी बेनिफिट्स मिलती हैं। दूसरा, जब आप वर्क को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर देते हो तो हमें ये पता चल जाता है कि किस इंसान को, किस वर्कर को कौन सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, कौन सी उसे चीज और अच्छे से सिखानी है। क्योंकि आप एक काम कर रहे हो और उस काम में अगर आपकी कोई गलती हो रही है तो मैं सिर्फ टारगेट रखा हुआ हूँ और मैं उसके हिसाब से आपको मेंटेन करूंगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी जो सिलेबस है उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांटो और उसकी टेस्ट दो। उससे क्या होगा, आपको भी पता चल जाएगा कि आपको किस सेक्टर में, किस टॉपिक में ज्यादा मेहनत करने की नीड है। ये सब जो प्रिंसिपल्स है ना, ये आपको रियल लाइफ में अपनाने चाहिए, ऑटोमेटिक रिजल्ट हाई हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये बेसिक तीन चीज। चौथी चीज हमारा क्या है यहाँ पर, When a worker perform the same job, जब कोई वर्कर एक ही काम को अगेन एंड अगेन बार बार करता है तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से न्यू चीजें ढूंढ लेता है कि इस काम को और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, लाइक एफिशिएंसी, एंड बोल सकते हैं कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूवमेंट होती है। तो इन सभी चीजों को मिला करके आती है क्या, डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। देखो, पहला चीज तो हमने क्या किया, अपने काम को बांट दिया। ठीक है। अब जिस काम को करने के लिए किसी एक बंदे को हमने बोला कि भाई ये आपका काम है, तो वो अथॉरिटीज जो जो उसके रिगार्डिंग में उसको डिसीजन लेने की पावर है वो आप उनको दे दो। प्लस जो आपको रिजल्ट चाहिए, वो काम हुआ या नहीं हुआ, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डाल दो कि मुझे काम कंप्लीट चाहिए। तो ये दो चीजें हो गई। अब एक एग्जांपल के तौर पर मान लो मेरी एक पेन बनाने की फैक्ट्री है, मैं पेन प्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपनी परचेस डिपार्टमेंट को बोल दिया कि परचेस डिपार्टमेंट दूसरा आदमी संभालेगा, सेल डिपार्टमेंट दूसरा आदमी संभालेगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट दूसरा आदमी संभालेगा। ठीक है। अब सेल की नीड हो गई है 1 लाख पेन की। उसने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को बोला कि भाई मुझे 1 लाख पेन चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग वाला देखता है कि भाई मेरे पास उतना रॉ मटेरियल नहीं है। रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए उसने परचेस डिपार्टमेंट के पास गया, बोला मुझे रॉ मटेरियल मंगा दो। अब परचेस डिपार्टमेंट जब तक वो परचेस नहीं करता है तब तक मैन्युफैक्चरिंग वाला मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा। तो मैंने क्या किया
कि परचेस डिपार्टमेंट को उठा करके उसकी जो पावर थी वो भी मैंने दे दी मैन्युफैक्चरिंग वाले के पास। अब मैन्युफैक्चरिंग वाले के पास परचेस करने की पावर है, तो जितनी पेन की रिक्वायरमेंट है उसको बनाने की, वो उतनी परचेस खुद से कर लेगा और उसके हिसाब से प्रोडक्शन करेगा और सेल डिपार्टमेंट को दे देगा और सेल डिपार्टमेंट उसको सेल करेगा। इससे क्या हो गई, उसने अपनी ऑथोरिटी भी बना ली और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 1 लाख प्रोड्यूस करने की वो कंप्लीट भी कर ली। तो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी चीज को दिखाता है कि ये दोनों एक साथ चलने चाहिए। फ्योल का कहना था कि ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। अब ये गो हैंड इन हैंड मतलब क्या होता है भाई, दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे कि मैंने अभी जस्ट एग्जांपल में समझाया, अब परचेस वाला परचेस नहीं करता है तो मैन्युफैक्चरिंग वाला मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगा, सेल वाला सेल नहीं कर पाएगा, तो इश्यूज क्रिएट हो गए। लेकिन वहीं मैन्युफैक्चरिंग वाले के पास अगर परचेजिंग पावर भी है तो वो अपना रॉ मटेरियल खुद से परचेस करेगा, प्रोड्यूस करके सेल्स डिपार्टमेंट को देगा, सेल्स डिपार्टमेंट वाला आराम से सेल करेगा। क्लियर है? तो इसीलिए दोनों को गो हैंड इन हैंड का कहा गया है। वही चीज आप यहाँ देख सकते हो, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, when a particular individual is given a particular work and he is made responsible for the result। हमने जिसको वो काम दिया है उसी के ऊपर जिम्मेदारी है इसके रिजल्ट की। मतलब 1 लाख प्रोडक्शन करने थे पेन, तो उसकी जिम्मेदारी आप ही गए, क्योंकि परचेस तो पावर आपके पास है, आपने परचेस नहीं किया इसीलिए प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो हम ये बाद में उनको बोल पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन वो नहीं उठा पाएगा। ठीक है ना? लाइक गवर्नमेंट जॉब में जितने भी है ना, सब में ऑथोरिटी अलग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, इसीलिए काम नहीं होता। लेकिन वही प्राइवेट कंपनीज में देखो ये दोनों साथ में चलती हैं, इसीलिए उनका जो काम है वो काफी आगे चलता है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। नाम से ही पता चल रहा है डिसिप्लिन मतलब रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना। अब फियोल ने इस पे भी एक बड़ा ट्विस्ट रखा। उन्होंने इस पे क्या किया कि डिसिप्लिन तो आप फॉलो करोगे ही करोगे, अगर आप प्रॉपरली फॉलो करोगे देन आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं देन आपको पनिशमेंट मिलेगा। उन्होंने इस चीज को यहाँ पर रखा। दूसरी चीज उन्होंने रखी कि जो हमारे सुपीरियर हैं, जो हाई लेवल पर हैं, वो सबसे पहले खुद डिसिप्लिन को फॉलो करें, क्योंकि वो एक तरह से बोल सकते हैं ना गुड एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं अपने जूनियर्स के लिए, ताकि दूसरे भी देख करके हाँ यार मेरे सीनियर खुद टाइम पर ऑफिस आते हैं तो मैं क्यों नहीं आऊँ। तो ये वाली जो फीलिंग्स है ये क्रिएट करने के लिए फ्यूल ने इसको डेवलप किया है। ठीक ना? तो डिसिप्लिन जो है, अगर आप किसी भी काम को डिसिप्लिन वाइज करते हैं तो सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ डेली क्लासेस स्टडी करना। इसीलिए मेरी जितनी भी कोर्सेस हैं उसमें आपको डेली क्लासेस मिलती हैं। डेली क्लासेस क्यों देते हैं हम लोग? ताकि आप डेली पढ़ें। डेली पढ़ने की अगर आपकी हैबिट बनती है, डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है ना, ऑटोमेटिक सब कुछ लाइफ में सेटअप हो जाता है। दूसरी इन्होंने डिसिप्लिन हर एक लेवल के लिए डिसाइड की थी। मतलब चाहे वो टॉप हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर हो, हर एक के लिए डिसिप्लिन था और वो क्लियरली उसको एक्सप्लेनेशन देते थे कि ये डिसिप्लिन कैसे कैसे है, रूल रेगुलेशंस को किस तरह से फॉलो करना है, उसके पनिशमेंट, उसके रिवॉर्ड, इन सभी के बारे में प्रॉपर क्लियरली एक्सप्लेनेशंस हुआ करता था। और साथ ही साथ वो अपने सीनियर से चाहते थे कि वो प्रॉपरली एग्जाम्पल पेश करें कि किस तरह से जूनियर्स जो हैं वो उनको फॉलो अप कर पाए। तो ये डिसिप्लिन का फंडा है। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने 3 पॉइंट से भी डिस्कस किए। बाकी का जो पॉइंट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट वन लाइनर क्लास होगी उसमें डिस्कस करने वाले हैं। और अगेन जिन्होंने अभी तक पैक में ज्वाइन नहीं किया है, बैचेस नहीं ज्वाइन की है, लेट ना करें, क्योंकि ऑलरेडी डेली 3 से 4 क्लासेस अपलोड हो रही हैं आपके साथ में। ठीक है? अभी तक हम लोगों ने लगभग 15 से 20 क्लासेस कंडक्ट कर लिए हैं इसमें। तो जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, फटाफट डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाओ एनरोलमेंट करो। कोई भी क्वारीज होती हैं ऑफिस के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और यार ये पैक सिर्फ और सिर्फ 999 से स्टार्ट होती है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं हमेशा बोलता हूँ एक चीज़ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज अ रेस। और रेस की खासियत ये है जो पहले दौड़ता है उसके पास जीतने के मौके ज़्यादा होते हैं। तो आप पीछे ना रहें, और जितना ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा उतना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे और सक्सेस भी पाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए प्रॉपरली स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।